हेलो, जियोलॉजी क्लास करना है? कौन सा क्लास का? क्लास 12th, जैक बोर्ड, हिंदी मीडियम, अच्छा इंग्लिश मीडियम। नहीं, चैनल पे तो हम लोग दोनों मीडियम कराते हैं। ठीक है, आप लोगों का क्लास जो है चलेगा, कुछ टाइम बाद चलेगा। अभी प्लानिंग चल रहा है या अभी मन नहीं कर रहा है मेरा भी। नहीं, ज़रूरी है, सिलेबस लेट हो रहा है। अरे तो वो मेरा टेंशन है ना, सिलेबस तो हम पूरा कराते हैं, उस सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? अभी करना है? अच्छा ठीक है, आप लोग का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़े रहिएगा, व्हाट्सअप चैनल भी है, उस व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़े रहिएगा। आप लोग को सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके ओके, ठीक है, ठीक। तो भाई बहुत दिनों से आप सभी का कॉल आ रहा है एंड हम सबको यही कहते फिर रहे हैं कि भाई क्लास जो है सिलेबस हम पूरा करा देंगे, उसके लिए आप लोग बिंदास रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेट्रोलॉजी को। लगातार क्लासेस चल रही है, कल भी क्लास चला था एंड उस क्लासेस में हम लोग बात किए थे पृथ्वी का निर्माण के बारे में एंड पूरे पृथ्वी के निर्माण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्लीट किए थे। उससे पहले वाले भी वीडियो पार्ट 1 वाले में हम लोग स्टडी किए थे कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, हमारी सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे होता है। आज हम लोग इससे संबंधित यानी कि पेट्रोलॉजी से संबंधित सारी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से बातों को समझिएगा एंड अभी जिस प्रकार से लोगों का कॉल आ रहा है रांची से, दुमका से, उसी प्रकार से आप लोग हर जगह पे बता दीजिएगा कि अब भैया क्लास शुरू हो गया है, किसी कीमत पे क्लास रुकने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। अभी गर्मी के समय में मेरा तबीयत खराब होने की वजह से 1 महीने तक चैनल पर एब्सेंट थे हम लोग। पिछला क्लास के बारे में हल्का सा रिवीजन करते हैं। हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि 8 प्रकार के तत्व मिलकर लावा मैग्मा का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जब लावा ठोस रूप में आता है, यानी कि मैग्मा से जब लावा ठंडा होता है और ठोस रूप में आता है, तब चट्टानों का निर्माण होता है। एंड हम लोग वहाँ पे दोनों पदार्थों के बारे में बात किए थे कि भाई पदार्थ होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक पदार्थ, एक होता है इनऑर्गेनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है एंड अकार्बनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज पेट्रोलॉजी वाले में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया चट्टान क्या होता है। आप लोग खुद से अभी बता सकते हैं चट्टान क्या है, ऐसे तो ऊपर लिखा हुआ है, बट आप लोग अपने से पहले समझिए कि चट्टान होता क्या है। बताइए ना सर, अपने से समझना ही होता तो वीडियो क्यों प्ले करते। बात खत्म, ठीक है। देखिए चट्टान मतलब आप लोग समझते होंगे घर के आसपास जो पत्थर होता होगा उसे आप लोग चट्टान कहते होंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं जी अपने भाषा में? ढेला कहते हैं, ढेला मार पत्थर। और क्या कहा, सीला कहा जाता है। क्या कहते हैं? बड़ा सा चट्टान है तो क्या बोलते हैं? सीला कहते हैं, ठीक है। चट्टान हो गया, इसी को सेल भी कहा जाता है। तो भाई ये सेल एक्चुअल का है क्या? तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि खनिजों के मिश्रण को हम लोग क्या बोल देते हैं? चट्टान बोलते हैं। यानी कि खनिज जो 8 प्रकार के जो मैग्मेटिक जो मिनरल्स थे, उस प्रकार के मिनरल्स से बने जितने भी पदार्थ होते हैं वे सभी को ठोस कहते हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं, इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। अब क्रिस्टलीय समझाने के लिए आपको ज़्यादा ज्ञान देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपको केमिस्ट्री के पहला ही चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट एंड आपको बढ़िया से ये भी पता है कि सॉलिड जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रिस्टलीय कहने का मतलब कि उस पदार्थ का जो संरचना होगा एक नियमित फंडामेंटल यूनिट के साथ जुड़ा हुआ रहता है एंड अनियमित फंडामेंटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। यानी कि वो दुर्बल हो सकते हैं। इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय को वास्तविक ठोस हम लोग कह देते हैं। यानी कि जो चट्टान होता है, जो पत्थर होगा, जो सेल होगा, ये वास्तविक ठोस होते हैं क्योंकि इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। हम बोले हैं कि जब भी हम जियोलॉजी पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ना उसमें हम केमिस्ट्री को ऐड ऑन करते चलेंगे और यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पिछला क्लास जो देखेगा उसका भी सिलेबस पूरा होगा और ये जो देखेगा इसका भी सिलेबस पूरा होगा, लेकिन जरूरी यह है कि हर एक क्लास में थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन जरूरी होता है। क्या क्या बदलाव आ रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका है, हर एक चीज़ में आपका बदलाव होना चाहिए। तो चलिए आपको समझ में आ गया कि कोई भी आपसे पूछे कि चट्टान क्या होता है, सेल किसे कहते हैं, तो सिंपल सा उसको डिफिनेशन चिपका दीजिएगा उसके गाल पे, ठीक है, कि भाई
खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थों को चट्टान कहते हैं। कंप्लीट, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। धीरे धीरे हम लोग डीप में चलते हैं। देखिए, अगर हम कोई सैलों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सैलों के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। इसको हिंदी में हम लोग सैलकी कहते हैं। अगर हम सिर्फ चट्टानों के बारे में साइंस पढ़ रहे हैं, सिर्फ चट्टानों के बारे में साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसे हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखिए दुनिया में जितने भी चट्टान होते हैं वे सभी चट्टानों की उत्पत्ति होती है। किसी भी चट्टानों की क्या हो सकती है? उत्पत्ति होती है। तो चट्टानों से उत्पत्ति होने के पीछे भी एक साइंस है और उस साइंस को हम लोग बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस, यानी कि पेट्रोजेनेसिस साइंस है। इस साइंस के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी भी सेल का जन्म कैसे होता है, उसका आंतरिक जो संरचना है वो कैसे बनेगा, वही बात समझना है। जैसे एक जो भ्रूण का पालन 9 महीने तक होता है और कैसे कैसे संरचना बनता है, उसके बाद एक शिशु विकसित होता है और उसका जन्म होता है, उसी प्रकार से एक सेल का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ जाता है। तो सवाल पूछेगा कि चट्टानों की उत्पत्ति वाला जो विज्ञान है, ये हम लोग इस वाले ब्रांच को क्या बोलते हैं? तो इस वाले ब्रांच को हम लोग बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस। एंड जो पेट्रोजेनेसिस है वो पेट्रोलॉजी का ही एक पार्ट बन जाता है। पेट्रो का अर्थ हम लोग एक लाइन में समझिए यहाँ पे कि सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। और अगर हम लॉजी लगा दें ना, तो लॉजी का मतलब आपको पता है कि लॉजी का मतलब होता है साइंस, तो विज्ञान हो जाएगा, यानी कि सेल विज्ञान। सवाल ये भी पूछेगा, जो सवाल पूछेगा उस पर फोकस कीजिए कि सेलों के विज्ञान को हम लोग सेल विज्ञान कहते हैं। एंड सेलों की बस अंतर इतना है कि सेल का डायरेक्ट विज्ञान पूछ रहा है, ठीक है ना, या सेलों के बारे में अध्ययन करते हैं उस शाखा को क्या बोलते हैं? तो पेट्रोलॉजी। एंड बस इसका उत्पत्ति के बारे में बात कर दिया तो पेट्रोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है नया जनरेशन बनना, यानी कि उत्पत्ति हो जाना। और कल जो क्लास हम लोग किए थे जिसमें हमने लावा मैग्मा पूरा पढ़ाया था, वो पूरा मतलब कहिए कि अवयव है किसी भी मैटर को बनाने के लिए। अब कौन सा मैटर बनेगा? वो यही मैटर बनेगा, सेल। सेल बनाने के लिए क्या चाहिए? तो मैग्मा, लावा, यही चीज़ चाहिए होता है। जो चीज़ है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप इसे नोट करेंगे। देखिए, चट्टान जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाले को हम लोग बोलते हैं आग्नेय सेल, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। जो नंबर 2 है उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो नंबर 3 है उसको हम लोग बोलते हैं कयांत्रित सेल और इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए, कल जो हम लोग पढ़े उसमें हम लोग ये पढ़े कि लावा और मैग्मा से चट्टानों की उत्पत्ति होती है, अर्थात समझ में ही आ रहा है। और कल साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि वही लावा और मैग्मा इस पूरे पृथ्वी के निर्माण में बहुत ज़्यादा क्या है? सहायक है। तो देखिए, एक चीज़ समझ आता है कि जब ये पृथ्वी बना तो पृथ्वी के साथ साथ चट्टान युग जब आया, यानी कि सबसे पहले जो चट्टान बना होगा वो एकदम कठोर होगा। दुनिया में स्थल मंडल पे किसी प्रकार का मिट्टी नहीं होगा, सिर्फ सेल ही होगा। कल आपको हम कॉन्सेप्ट भी दिए थे कि एक बहुत बड़ा कठोर चट्टान है, उसे आप तोड़ो, इतना तोड़ो कि लास्ट में क्या बन सकता है? गिट्टी बनेगा, बोल्डर बनेगा, उसको और तोड़िएगा तो बालू बनेगा, और तोड़िएगा धूल बनेगा, जो कि परमाणु का एक रूप होता है। और वो धूल जब बैठेगा, जमेगा तो मिट्टी का लेयर बनता है। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी है। आप सोचो, अनुमान लगाइए, इतना बड़ा पृथ्वी पर इतना ज़्यादा मिट्टी बना है, ये मिट्टी कहीं से बारिश तो नहीं हुआ है, ये मिट्टी चट्टान से ही बना है फुट कर, ठीक है ना। आप अपने घर के आसपास देखिएगा, अगर छोटा मोटा आपके अगर गांव में आप विलेजर अगर व्यक्ति हैं तो आपको समझ में आएगा कि गांव के अगल बगल जो टूटा फूटा ऐसा पत्थर जिसमें स्क्रैचेस आया हुआ है, वो पत्थर का आकार दिन प्रतिदिन घट रहा होगा। मतलब आप घर छोड़कर कभी मान लीजिए सिटी में आए और रह गए 1 साल 2 साल और फिर अचानक से गाँव में जाते हैं, पता चलेगा कि ये जो है छोटा हो रहा है दिन प्रतिदिन ऐसा। बट उसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। अर्थात एक चीज़ आपको स्पष्ट हो रहा है कि सेल एक बार जो स्थल मंडल बना है पृथ्वी का, तो वहाँ पे सेल सबसे पहलाया होगा। तो उस वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं प्राइमरी रॉक्स। याद रहेगा। इग्नियस रॉक का दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना, उसको एक आप और एग्जांपल से समझिए। सैंड समझिए, सैंड, SAND। सैंड का मतलब होता है बालू। अब देखिए, ऐसा भी सेल होते हैं जो बालू वाले रूप में होते हैं। तो बालू वाले रूप में अचानक से तो नहीं बन गए, बालू वाले रूप में तो ये इससे ही बने होंगे, टूट कर इससे ही बने होंगे। या हो सकता है कि निहारिका वाला प्रोसेस हो सकता है, लेकिन निहारिका वाला अस्तित्व कहाँ से बचेगा? अभी इतना चांस नहीं है। इसलिए अवसादी सेल का नाम है दूसरा
परतदार सेल। इसका क्या नाम है? परतदार सेल। परतदार सेल इसलिए क्योंकि ये धूल कण वाले मैटर होते हैं, छोटे छोटे बालू जैसी संरचना वाले पत्थर रूपी इनकी संरचना होती है, तो ये एक लेयर के रूप में जम जाते हैं, इसीलिए इनका नाम है क्या चीज़? परतदार सेल। एंड यहाँ देखिए कयांतरित सेल का दूसरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाता है रूपांतरित सेल, यानी कि इसका चेंज इन फॉर्म हो जाता है। ये अपने अवस्था को एक टाइम बाद प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से बदल लेते हैं। हम आपको कल भी बताया था कि जो सन का जो टेम्परेचर है ये एकदम कांस्टेंट होता है, इसमें हमारा कोई भी घटना बढ़ना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है पृथ्वी का वायुमंडल की वजह से, हो सकता है कि ऐसा होता ही है। पृथ्वी के वायुमंडल जो है इस पे अगर हम पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा तो गर्मी ज़्यादा लगना कम लगना ये तो हमारा पर्यावरण पे डिपेंड करता है। बट जो सूर्य का टेम्परेचर है वो एक्चुअल का सूर्य का टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर आएगा ही आएगा। अब आप पे है कि आप उसको अपने वातावरण को सेफ्टी रख रहे हैं, ठंडक रख रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके वातावरण पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका नाम जो होता है अगला नाम रूपांतरित सेल होता है, याद रहेगा। इसका क्या नाम है? रूपांतरित सेल। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये अपने रूप को बदल लेते हैं, यानी कि चेंज इन फॉर्म। चेंज इन फॉर्म, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल क्या होते हैं? रिवीजन मारिए फटाफट। तो होते हैं खनिजों के मिश्रण को सेल कहा जाता है। सेलों के स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, यानी कि सेलों के अध्ययन को हम लोग बोल देते हैं सेल विज्ञान अर्थात सेल की। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक, यानी कि सेलों के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे लिख देना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। फर्स्ट इज इग्नियस एंड सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज आपका मेटामॉर्फिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनदर नेम ऑफ इग्नियस, इसका क्या नाम है? प्राइमरी रॉक्स। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि ये संसार में सबसे पहले आते हैं, बात खत्म। यानी कि लावा और मैग्मेटिक संगठन पे निर्मित होते हैं बहुत ज़्यादा। अब जो है हम लोग एक एक करके सभी सेलों के बारे में पढ़ेंगे। अब इतना डीपली पढ़ेंगे कि इस पे आपका 1 लेक्चर जाएगा, इस पे आपका 1 लेक्चर जाएगा, इस पे भी 1 लेक्चर जाएगा, और आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइनल करके जाएंगे आग्नेय सेल को पूरा कंफर्म। अभी तक बताइए सेलों में आप सभी को कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। सेल वाला कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो यहाँ नीचे देखिए चैट बॉक्स एक पड़ा होगा, और चैट बॉक्स में आप आइए और वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे डायरेक्ट। तो हम आ गए अपने सेकंड स्क्रीन पे। एंड मेरे रसगुल्लो याद रखिएगा, आग्नेय सेल के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि एकदम आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। और जो भैया पहला वीडियो कल वाला जो नहीं देखा है पृथ्वी की उत्पत्ति वाला, वो ये नहीं समझ पाएगा, सीधे बात खत्म। ठीक है ना। चलिए, तो जो आग्नेय सेल होता है ये होता है, देखिए कि ये सेल कहाँ निर्मित होते हैं। ये सेल देखिए लावा तथा ये सेल लावा तथा मैग्मा के संघटन पर निर्मित होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इग्नियस सेल जो होते हैं, इग्नियस रॉक जो होते हैं, किस पे निर्मित होते हैं? लावा तथा मैग्मा के संघटन पर निर्मित होते हैं। कल से आपको हम जितना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से यही समझ आ रहा है कि सर आप जो प्राइमरी रॉक्स का जो नाम लिए थे अभी, वो रॉक्स पूरा जो है टारगेट किया है लावा और मैग्मा को। कर रहा है क्या? कर रहा है ना। जो आग्नेय सेल होते हैं लावा और मैग्मा पर निर्मित होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए। एकदम कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, एकदम पढ़े रहो उस पर। ठीक है ना। एंड जल्दी आप लोग पूरी टीम बनाकर रहिए ताकि एक बार में समझ में आ जाए जियोलॉजी का क्लास। अगर इसकी हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, इसके क्या किस चीज़ पे बात करते हैं? विशेषता के बारे में। क्या इसका मतलब गुण होगा, क्या इसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ये पूरे चीज़ों के बारे में हम लोग जान जाते हैं। देखिए आग्नेय चट्टान अत्यंत ही कठोर होते हैं। क्या होते हैं जी? एकदम हार्ड होते हैं। हार्डनेस इनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? पाई जाती है। किन में? इग्नियस रॉक्स में क्या पाई जाती है? हार्डनेस पाई जाती है। ये रवेदार होते हैं एवं दानेदार होते हैं। रवेदार का अर्थ क्या है? क्रिस्टलीय संरचना होना। इसका अर्थ क्या है? क्रिस्टलीय संरचना का होना। जिन सेल में क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है वो एकमात्र ऐसा सेल है जिस सेल का नाम क्या है? यहाँ पे आग्नेय सेल है। ये क्रिस्टलीय कण जो होते हैं ना, इसके छोटे भी हो सकते हैं तथा बड़े हो सकते हैं, यानी कि दोनों हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ये परत विहीन होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेयर नहीं पाया जाता है। हाँ, लेयर किन में पाया जाता है? अभी जस्ट हमने नाम लिया था अवसादी सेल में, उसको परतदार सेल भी हम लोग कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ये जीवाश्म विहीन होते हैं। इन सेलों के मध्य में अगर आप
आप ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इसमें जीवाश्म होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लावा के जमने से निर्मित होते हैं, वही कॉन्सेप्ट वाला है ना जो कल वाला है। ठीक है, चलिए अब आपको हम ना इसकी संरचना के साथ आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लो कि ये हमारा एक सेल है। अभी जस्ट यहाँ पे हमने बात किया कि ये क्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि ये रवेदार होते हैं। चलो हमने यहाँ पे क्रिस्टलीय संरचना बनाया। देखिए वास्तविक ठोस और अवास्तविक ठोस आप पहले समझो। देखिए इस प्रकार के अगर हम इसे संरचना बना देते हैं तो देखो यहाँ पे कणों का जो अरेंजमेंट है इस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए पूरा यहाँ पे कंप्लीट, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा कम है। और आप जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये भी पढ़े होंगे कि जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान बच रहा है ना सर, इस रिक्त स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतरकाशीय स्थल। बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? अंतरकाशीय स्थल। कौन सा? यहाँ देखिए चाचा जी, इधर ये देखिए, ये जो है ना यहाँ से ये बीच में तो जगह बच रहा है, यानी कि जितना गोला है वहाँ तक तो सही है, वो तो पैक किया हुआ है। बट जो गोला नहीं है, जो बीच में जगह है, उसको अंतरकाशीय स्थल बोलते हैं। लेकिन ये अंतरकाशीय स्थल बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। क्या होते हैं? इन सेलों में बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेलवा जो बीचवा में होगा सर इसका संरचना, क्या इसमें कुछ पाया जाएगा? तो मैंने स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया है, अत्यंत ही कठोर होगा। देखिए अक्रिस्टलीय जो सेल होता है उसमें कुछ नहीं होता, एकाध यहाँ से कण को निकाल देगा, अक्रिस्टलीय हो गया। समझे? ये क्या हो गया? अक्रिस्टलीय हो गया। अक्रिस्टलीय क्यों हो गया? क्योंकि इसके बीच का कण डिस्ट्रॉयड है। जैसे रबड़ भी ठोस है, रबड़ ठोस है। टायर का जो ट्यूब होता है, टायर होता है, ये सब ठोस है। बट क्या वास्तविक ठोस है? नहीं, वास्तविक ठोस नहीं है। ठीक है ना? ये कैसा ठोस है? आपका ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने बात किया कि ये जो इग्नियस सेल होंगे अत्यंत ही क्या होते हैं? कठोर होते हैं। इनके बीच वाले जगह पे आप तुलना भी मत कीजिएगा, कोई लेयर परत नहीं होता है। ये जीवाश्मविहीन होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। अगर आप इसे उतारना चाहते हैं जल्दी से आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हम लोग उदाहरण देखना चाहें, ऐसे सेलों का यहाँ पे हम लोग उदाहरण लेंगे जो ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। क्या ऐसे कर सकते हैं कि सर ये जो सेल होगा अभी के टाइम में, अगर हमें इग्नियस रॉक को देखना होगा तो हम लोग कैसे देखेंगे कि सर जहाँ पे अभी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा होगा, ज्वालामुखी भी 1-2 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, बहुत प्रकार का होता है ना। तो ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है। ज्वालामुखी में क्या होता है भाई? नीचे से लावा मैग्मा ही तो ऊपर आता है। अब वही लावा मैग्मा के संगठन पे जो सेलवा बन गया ठंडा होकर बाहर के वातावरण से, उसको हम लोग इग्नियस रॉक यहाँ पे बोल दे रहे हैं। लेकिन क्या उसके अंदर में जीवाश्म होगा? वो इतने अंदर से लावा मैग्मा धरती के अंदर में आज भी पाए जा रहे हैं। उतने धरती के अंदर से लावा मैग्मा अगर बाहर आते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे जीवाश्म पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। कोयला होता है जीवाश्म में। मैंने कल ही बताया था कि लावा मैग्मा में जीवाश्म का एक नाम भी नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवाश्म मतलब क्या होता है? जीवों का अवशेष। और सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जीवाश्म होगा? अर्थात नहीं होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है क्या? उदाहरण में हम लोग ऐसे सेलों का नाम लेंगे जो लावा और मैग्मा से निर्मित हुए हैं। तो सबसे पहला सेल हम लोग लेते हैं ग्रेनाइट। आप लोग अगर संगमरमर मार्बल का यूज करते होंगे तो ऐसे बताया जाता है ग्रेनाइट पत्थर चाहिए। ग्रेनाइट पत्थर चर्चे में आता है। ग्रेनाइट खनिज में भी उसको ऐड किया जाता है कि भाई ग्रेनाइट जो होता है खनिज होता है। और ये ग्रेनाइट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मैग्मा ही ठंडा हो जाए, मैग्मा ही ठंडा होकर लावा बने और उसी प्रकार के जो उसी के स्ट्रक्चर पे जो सेल बनता है उसी को हम लोग ग्रेनाइट सेल बोल देते हैं। समझ में आया? तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये धरती के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। इसे खनिज के रूप में खाना जाता है। खनिज के रूप में धरती के अंदर से खन कर निकाला जाता है। किसको? ग्रेनाइट को। ग्रेनाइट पत्थर आप लोग देखिएगा, अगर कभी हम लोग जाते हैं दुकान में, मार्बल वाले दुकान में, तो जाके पूछिएगा कि ये जो बना होता है किससे मिलकर बना होता है, या ग्रेनाइट पत्थर कैसा होता है, आपको बता देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ग्रेनाइट हो गया। दूसरा रॉक्स का नाम है बेसाल्ट। मैं वही रॉक्स का नाम यहाँ पे दूंगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला आ गया ग्रेनाइट, दूसरा क्या आ जाता है आपका? बेसाल्ट। इसके बाद और अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लोपोलिथ। क्या नाम है उसका? लोपोलिथ। और नाम देख लो, लैकोलिथ। क्या आ गया? लैकोलिथ। इसके बाद और अलग चलते हैं, एक आता है सील। एक क्या आता है? सील। और एक और सेल का नाम है, उसका नाम है डाइक इत्यादि। बहुत ज़्यादा हम लोग सेलों के बारे में यहाँ पे अभी नाम नहीं देंगे। जैसे जैसे हम लोग डीप में जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के सेलों के बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो आग्नेय सेल से संबंधित और उसके लक्षण यानी कि गुणों से संबंधित किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। चलिए इसको अब मिटाते हैं। आग्नेय सेल जो होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के।
होते हैं। सबसे पहला आंतरिक आग्नेय सेल और एक होता है बाह्य आग्नेय सेल। दोनों में अंतर है, पता है, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि जो मैग्मा होता है वो धरती के अंदर में आज भी है। बस उसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रसिव इग्नियस रॉक, और इसे क्या बोला जाता है? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। दिक्कत है क्या? यानी कि आंतरिक आग्नेय सेल को इंट्रसिव बोलते हैं एंड बाह्य को एक्सट्रसिव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको हम लोग दूसरा नाम में अंतर्वेदी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी। बहिर्वेदी सेल इसको बोलते हैं। एक होता है अंतर्वेदी और एक होता है बहिर्वेदी। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अगर इनके बारे में स्टडी करना हो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, दोनों टाइप आपको यहाँ पे बाह्य देख सकते हैं, यहाँ पे आंतरिक देख सकते हैं। देखिए आंतरिक क्या है, अभी हमने बताया कि धरातल के अंदर में आज भी हमारे पास क्या है? मैग्मा है। अगर वो अभी जहाँ पे भूपरपट्टी का निर्माण तो हो गया, भूपरपट्टी का निर्माण में पूरा ठोस ही ठोस है ना, पूरा भूपरपट्टी पृथ्वी का कल 3 लेयर बताए थे। पहला क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। जो क्रस्ट है अत्यंत कठोर होता है एंड नीफे सबसे नीचे वाला अत्यंत कठोर है, बट नीफे के बारे में स्टडी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब जिस धरातल का, यानी कि जो हमारा जो धरती है, जिस धरातल का स्थल मंडल मजबूत हो, यानी कि ऊपरी सतह मजबूत हो, तो धरती के अंदर वाला लावा मैग्मा क्या करेंगे? ठंडी के दिन में क्या हो जाएंगे? सूर्य का टेम्परेचर जब कम होगा, जहाँ पे 22 होगा, वे धरातल के अंदर में ही जमकर क्या बन जाएंगे? ठोस बन जाएंगे। अर्थात आप एक बात समझो कि कोई भी गर्म पदार्थ क्या होता है कि उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाता है, वे गति करना चाहता है। जैसे जिस स्टूडियो में अभी हम लोग हैं, अपने जिस कोचिंग सेंटर में अभी हम लोग हैं, अगर यहाँ पे अभी गर्मी का समय है, इतना गर्मी लगेगा कि अब खुद हम नहीं यहाँ पे रह पाएंगे, ठीक है। और जो लोग अभी और भी यहाँ पे हैं तो उन लोग खुद भी नहीं रह पाएगा, ठीक है। पता है रीज़न क्या है? क्योंकि शरीर की क्रियाशीलता बढ़ जाती है एंड ठंडी हवा के तलाश में शरीर ऑटोमेटिक दौड़ने लगेगा, भले उसका मन करे या ना करे, ठीक है। यानी कि गर्मी के चलते आप लोग 9th के पदार्थ वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि ताप बढ़ने से पदार्थ के कण गतिशील हो जाते हैं, यानी कि खुद हम लोग भी तो पदार्थ हैं, गति क्या नहीं करेंगे? करेंगे। तो जो लावा मैग्मा का टेम्परेचर कल बताया था कि 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या उसका कण गति करना नहीं चाहेगा? क्या वो बाहरी वातावरण में आना नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा, ठीक है। तो चाहेगा तो समझो एक चीज़ कि अगर वो नहीं आ पाया ऊपर, प्रयास तो किया ऊपर आने का, बट फिर भी ऊपर नहीं आ पाया, तब क्या होगा? और क्यों नहीं आ पाया? तो उसका रीज़न ये होगा कि भाई क्योंकि ऊपरी जो सतह है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाया। जैसे एक किस इलाका में हो सकता है? उस इलाके में जहाँ पे पहाड़ी इलाका हो। झारखंड पूरा पहाड़ी इलाका है ना, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, ये सभी पहाड़ी इलाका है। तो इन पहाड़ी इलाकाओं में कभी भी आपका ज्वालामुखी भी विस्फोट नहीं कर पाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट वहाँ करता है जैसे जहाँ के धरातल कमज़ोर हो, जहाँ के धरातल कमज़ोर हो, जैसे रेगिस्तानी इलाका। रेगिस्तानी इलाका में सिर्फ बालू हो जाता है, हाँ भले वहाँ, लेकिन ये भी बात है रेगिस्तानी इलाका में मिट्टी बहा कर कहाँ से लाया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि अंदर का स्थल मंडल कैसा है। अब रेगिस्तानी इलाका मतलब ये नहीं कह देना है कि जो भारत का जो थार सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वहाँ पे सर ज्वालामुखी विस्फोट होना चाहिए, नहीं होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो मैदानी इलाका, गंगा के निर्माण होने के बाद वहाँ पे बालू आया है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे आप कह सकते हो कि मतलब वहाँ पे जो बालू आया है वो वहाँ का मतलब नेचुरल है? बहा के भी तो लाया गया है ना। दूसरी चीज़, उसके अंदर में जो पहले का स्ट्रक्चर होगा वो कठोर होगा, तो वहाँ पे भी ऐसा संभावना नहीं है। लेकिन आजकल आप लोग इंस्टाग्राम पे एक रील देखे होंगे, वहाँ पे एक ज़मीन धंस रहा था, ठीक है। तो ज़मीन धंस रहा था और वो बहुत ज़्यादा गड्ढा होते जा रहा था। क्या लेके आया बंदा लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी। उसमें लोग अनेकों प्रकार के रील बना रहे थे एंड उसमें बताने का प्रयास कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है, साइंटिस्ट इस पर स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया जाने वाली है, आहों से करो तौबा मत आने वाली है। भैया साइंटिस्ट स्टडी उस पर कर चुके हैं। पता है वो नीचे धंसने का उसका रीज़न यह है क्योंकि वहाँ का स्थल मंडल कम है, वहाँ का स्थल मंडल जो है कमज़ोर होगा, उतना मजबूत नहीं होगा, ठीक है। एंड जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर है अंदर में क्या पाया जाता है? देखिए हमारे भूपरपट्टी के नीचे तुरंत पाए जाते हैं आपके जल स्तर, जिसको हम लोग भौम जल कहते हैं। उस भौम जल के अंदर यानी कि अप्रोक्स आप
20 से 30-40 किलोमीटर अगर अंदर जाते हैं, कहाँ पे, धरती के अंदर, तो वहाँ पे आपको लावा मैग्मा यानी कि आप मेंटल में प्रवेश कर सकते हैं। और मेंटल में प्रवेश कर जाएगा तो लावा मैग्मा से भेंट हो जाएगा। ये लावा मैग्मा अगर उस बालू वाले इलाके में अगर निचला स्थल मंडल कठोर नहीं है, पत्थर नहीं है, तो ये जो बालू होंगे ये बालू नीचे की ओर धंसने लगेंगे। वहाँ के मिट्टी जो होगा पेड़ पौधे के साथ नीचे ऐसे धंसने लगेगा, ऐसे शंक्वाकार भाग में ऐसे धंसने लगेगा और धंसेगा। तो आंतरिक मतलब क्या समझ रहा है कि धंसने का रीजन क्या है कि अंदर वाला जो लावा मैग्मा होगा या जो चट्टान होगा वो वहाँ से खिसक गया होगा प्लेट की वजह से। हो सकता है भूकंप आया हो, तो भूकंप अगर आता है तो भूकंप की वजह से हो सकता है कि अगर स्थल मंडल कमजोर हो तो वहाँ पे धंसने लगता है इस जगह पे ज़मीन। तो इसका एक रीजन नहीं, कई एक रीजन है अगर आप जियोलॉजी पढ़ते हैं तो। हालांकि जब हम लोग उस टाइप के टॉपिक्स पे आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। अभी इग्नियस में ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। आपको हम वो रील आपको हम देखते हैं, अगर मिल जाता है हमें तो उसको हम लगा देते हैं बगल में, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आंतरिक स्ट्रक्चर, जो आंतरिक जो वहाँ पे जो मटेरियल है, मीन्स लावा मैग्मा हो गया, ऊपर का जो ठोस जो उसे ठोस बनाने में सहायता कर रहा था, मीन्स चट्टान हो गए, ठीक है, क्रस्ट का, वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी धंसेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि धरती का प्रलय शुरू हो गया है। अरे बहुत मुश्किल है धरती का प्रलय, इतना आसान नहीं है। धरती का प्रलय करने का एकमात्र रीजन है, पता है कौन कर सकता है? एस्ट्रॉइड्स। जब तक क्षुद्र ग्रह यहाँ पे नहीं गिरेगा, जिस प्रकार से डायनासोर का अंत हुआ था, डायनासोर भी हालांकि हमारे ही सिलेबस में जियोलॉजी में, तब तक इस पृथ्वी का कोई भी माई का लाल विनाश नहीं कर सकता है। मानव युग आज है कल नहीं है। जिस प्रकार से डायनासोर का युग था उसी प्रकार से प्रलय होगा, तो पूरे पृथ्वी का विनाश नहीं होगा, मानव जाति का विनाश हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रहा है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग तेज होगा तो जो लावा मैग्मा है ये सभी बाहर भी निकल सकते हैं अचानक से। लेकिन वे अंदर में सोचो कितना खलबला रहे होंगे कि भैया ऊपर से इतना टेम्परेचर दे रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जब तेज होगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा हमारे पृथ्वी पे, तो वो और भी ज़्यादा रिएक्शन करने के लिए खलबला जाएंगे, यानी कि बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। और जहाँ पे धरातल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा वहाँ पे वो ज़्यादा फटेंगे, तो ज्वालामुखी निकल जाएगा। अब लोग वही रील बनाते रह जाएंगे कैमरा ले लेकर कि भैया पृथ्वी का विनाश शुरू होने वाला है। पेड़ नहीं लगा सकते हैं लेकिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अंतर्वेदी क्या है? बहुत सिंपल, जब लावा तथा मैग्मा धरातल के अंदर ही जमकर ठोस का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार के सेल को आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? जब लावा तथा मैग्मा धरती के अंदर में जम के ठोस बना लेगा तो उस प्रकार से निर्मित सेल को हम लोग अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं, यानी कि आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। अब जो यहाँ पे पॉइंट है ना, उस पॉइंट को आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए धरातल पे जो हमारा क्रस्ट है वहाँ पे आंतरिक आग्नेय सेल का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धरती के अंदर रहते हैं और पत्थर टाइप संरचना रहेगा, तो हमारा जो क्रस्ट है ये कमज़ोर नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक संरचना है, धरातल जो जिसपे हम लोग खड़े हैं ये तो भैया सेल का बना हुआ है ना, मिट्टी उट्टी, लेकिन इसके अंदर में खोखला रहेगा। खोखला मीन्स ये वाला अंतर्वेदी सेल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ज़मीन धंसेगा, वही राजस्थान वाला ज़मीन जैसा, ठीक है। तो अंदर का भी मजबूत बनाने के लिए इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स का होना आवश्यक है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए अभी हमने बताया था कि भाई जो ग्रेनाइट होता है उसे धरती के अंदर से खनिज की तरह खन कर निकाला जाता है, तो वही एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट सेल का। किसका हो जाएगा? ग्रेनाइट का। साथ ही साथ लैकोलिथ, पैथोलिथ, ये सब सेल का एग्जाम्पल है, नाम है सेलों का, ठीक है ना। ये सब बहुत सारे सेल हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया बाबू आपका इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स। इसके बाद बाह्य आग्नेय सेल। इसमें पता है क्या होगा? सिंपल सा ट्रिक है कि जब वो लावा मैग्मा धरातल के अंदर में जम गया तो उसे हम लोग बोले इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन जब धरातल कमज़ोर हो और वही लावा मैग्मा निकल कर आ जाए ऊपर तो उससे पहला काम बोलेंगे ज्वालामुखी। और जब मैग्मा और लावा ये सब बनकर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा कि वे ठंडा हो जाएंगे हमारे वातावरण से मिलकर, और उन सेलों को हम लोग बोलेंगे कि बाह्य आग्नेय सेल है, क्योंकि ये धरती के बाहर में लावा और मैग्मा के ठंडा होने से बना है। कोई दिक्कत है क्या? लिख दो पॉइंट्स को। जब लावा तथा मैग्मा
उद्गार होता है और वे वायुमंडलीय वातावरण से ठंडे होकर सेल का निर्माण करते हैं तो उसे बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। तो देखिए बाह्य आग्नेय सेल क्या है, बहुत सिंपल, जब लावा मैग्मा का उद्गार हो जाता है यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट करेगा तो वे वायुमंडलीय वातावरण से ठंडे हो जाएंगे और सेल का निर्माण करेंगे, तो सेल का निर्माण हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि बाह्य यानी कि बहिर्वेदी आग्नेय सेल हो गया। जब वे धरातल के अंदर में रह जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं। कोई दिक्कत है ये आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड उससे पहले थोड़ा सा रुक जाइए, इसका एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। बेसाल्ट, ये बेसाल्ट जो होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो आपको क्या लगता है कि नीचे से कुछ टुकड़े नहीं आएंगे, ऊपर आएंगे, तो वे अंदर में जो थोड़ा मोड़ा जो ठोस भी बने होंगे। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं, थोड़ा सा बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये ऊपर का क्रस्ट है हमारा, इस पर भी कुछ ना कुछ तो ठोस पदार्थ होगा ही होगा। मान लो कि हमारा मेंटल यहाँ तक है, ये मान लो यहाँ तक क्रस्ट है। मेंटल में कभी भी लावा मैग्मा बनता है, कहाँ पे, मेंटल में, अभी के टाइम में। अभी मेंटल से भाई साहब निकालेगा, यहाँ से ऐसे निकालेगा, उद्गार करेगा, ठीक है, उद्गार करेगा तो क्या ये बीच का ठोस पदार्थ बाहर नहीं आएंगे? आएंगे। तो आएंगे तो देखिएगा ज्वालामुखी में राख जैसा पदार्थ फेंकता है, छोटा मोटा सब फेंकता है। तो जो बेसाल्ट होते हैं इनकी संरचना छोटे छोटे होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है। जो बोल्डर होता है इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट का जो लंबाई चौड़ाई होता है अप्रोक्स 4 किलोमीटर तक इसका लंबाई हो सकता है। 4 किलोमीटर इतना बड़ा सेल, समझो जब लंबाई इतना है तो अंदर में गहराई यानी कि उसका मोटाई कितना होगा, तो क्या उस जगह का स्थल मंडल मजबूत होगा कि नहीं होगा? यही काम है किसका, अंतर्वेदी का। तो हमारे ऊपरी क्रस्ट को मजबूत बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हो जाता है आपका अंतर्वेदी का। एंड एक्सट्रासिव क्या करता है कि ये ऊपरी सतह के बारे में देखता है। देखिए ज्वालामुखी निर्माण बाह्य आग्नेय सेल जब जब बना है ना, जितना बोल्डर वोल्डर आप देखते हैं ये सब छोटा मोटा चीज़, इसी को तोड़ तोड़ कर निकाल देता है बाहर में, फट जाता है धरती उस जगह का। ठीक है, एंड पत्थर निर्माण में एक और भूमिका है, शायद आपको हम पढ़ाया या ना पढ़ाया, वो ऐसे है कि जब इस संसार में पूरी पृथ्वी पर जब डायनासोर का युग था तो उस समय इजिप्टा नामक क्षुद्रग्रह उल्कापिंड बार बार गिरता था। तो एक बार नहीं गिरा था, पृथ्वी पर क्षुद्रग्रहों की बरसात हुई थी, तो उससे भी सेलों के बारे में पता चला। एंड उस इजिप्टा नामक उल्कापिंड से ये हमें पढ़ने में सहायता मिला कि भाई जो खगोलीय जो पिंड होते हैं उसमें कौन कौन सा तत्वों की मात्रा पाई जाती है, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। तो वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर, देखिए दुनिया में एक प्रकार के सेल नहीं, बहुत प्रकार के सेल हो जाते हैं। ये 3 टाइप के हम लोग जो सेल पढ़ेंगे अभी आगे चल के, हम लोग बनावट के आधार पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक बांटे हैं। अभी हम लोग इग्नियस को 2 भागों में बांटे हैं, इंट्रसिव एंड एक्सट्रसिव में। एक्सट्रसिव का अब दूसरा कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इंट्रसिव का भी 3 प्रकार आ जाएगा। हाइपा बेसलाइबे करेगा, अभी बहुत अंदर में जाता है। ठीक है ना, पूरे पतालीय सेल, मध्यवर्ती सेल और ऊपरी आंतरिक आग्नेय सेल हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, अब इस सब के बारे में हम लोग, इसके आंतरिक और बाह्य के बारे में पूरा डीप में हम लोग आगे बात कर लेंगे। यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं ना है, तो समझिएगा। बेसाल्ट हो गया, एक और अगर नाम इसमें लीजिएगा तो आपका आ जाएगा रायोलाइट इत्यादि। क्या आ जाएगा? रायोलाइट इत्यादि। देखिए इसके बारे में अब विशेष हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बारे में एक और वीडियो रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें डीप में हमें पढ़ना है कि जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान जी का जन्म हुआ है, मतलब पत्थर निकल जाता है कभी भी नीचे से ऊपर आता है, लोग बोलता है कि नहीं यहाँ पे भगवान जी अवतार लिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, लंबा जाएगा ये क्लास। तो हम नहीं चाहते हैं कि अभी स्टार्टिंग क्लास आपका बहुत लंबा हो जाए, 1-2 घंटे का हो जाए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कि सेल क्या है, सेलों के स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। सेल 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों के बारे में हल्का हल्का हम लोग कॉन्सेप्ट तैयार किया अपना। एंड सबसे जो मेन था हमारा इग्नियस, तो इग्नियस एक दिन में नहीं खत्म होता है, अप्रोक्स 2 वीडियो और अभी लगेगा इग्नियस को खत्म करने में। एंड इग्नियस रॉक क्या होता है, तो सिंपल आप लोग पढ़ लिए हैं कि इग्नियस मैग्मा लावा के संगठन पे बने हुए सेलों को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं 2 टाइप के हो जाते हैं, सबसे पहला इंट्रसिव एंड दूसरा एक्सट्रासिव। जो इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स होता है
है, ये लावा मैग्मा जब धरातल के अंदर में जब ठंडा हो जाते हैं तो उससे हमारा इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। एंड जैसे ही वो उद्गार हो जाता है, यानी कि वो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जब वो बाहर निकल जाते हैं, तब वे जब वायुमंडलीय वातावरण से जब ठंडे हो जाते हैं, आसपास के वातावरण की नमी में जब आने के बाद ठंडा होते हैं, तो उस प्रकार के सेल को हम लोग बोलते हैं बाह्य आग्नेय सेल, यानी कि बहिर्वेदी, यानी कि एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स बोल देते हैं। हमें तो याद हो गया भाई, आपको क्या दिक्कत है। इग्नियस में अभी तक जितना एग्जाम्पल बताया था, सबसे नंबर 1 पे बताए थे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपको दुकान में भी मिल जाता है, ग्रेनाइट का मार्बल भी बन जाता है, क्योंकि रूप बदलने के बाद मार्बल बनता है। ठीक है, अभी देखिए ग्रेनाइट एक पत्थर होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 किलोमीटर तक हो सकता है, ये धरती के अंदर पाया जाता है। बेसाल्ट जहाँ तक इसके टुकड़े हो जाते हैं और ये पाए जाते हैं ऊपर में। ठीक है, ज्वालामुखी ब्लास्ट करेगा तब। रायोलाइट और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जितने भी अभी तक हम सेल का नाम आपको लिए हैं, ये सभी सेल क्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि इनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।